हेलो। तो एमएजी 5 का पेपर है, मुझे पता है बहुत हार्ड है और बहुत सारी आपकी कन्फ्यूजन भी है, आप बहुत स्ट्रेस्ड भी हैं कि कैसे करेंगे, या फिर पढ़ने के बाद भी ना एक फीलिंग होती है यार अभी भी बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है ना तो ट्रस्ट में आपको चीज़ें आती हैं, क्योंकि बुक बंद करने के बाद हमें लगता है कि कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन जब हमें पेपर मिलते हैं हम सब कुछ लिख देते हैं। क्योंकि पेपर मिलने के बाद आपके पास एक सेंस है कि आपको लिखना ही है। अब नहीं आता उसका भी कोई मतलब नहीं बचा है, क्योंकि लिखना ही पड़ेगा, आए या ना आए आपको लिखना ही पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बोलना चाहूँगी आपको आपके प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में कि ये चीज़ें आप मिस नहीं कर सकते हैं। पहली चीज़ तो मैं यही बोलूँगी कि इंडियन एस्थेटिक का जो आपका ब्लॉक है, ब्लॉक नंबर 1 है जिसमें इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, उसमें ऐसा है कि इंडियन एस्थेटिक में आप ध्वनि है वो कर लीजिए अच्छे से। ध्वनि में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो उसके ऊपर कभी भी एक क्वेश्चन कभी नहीं आता है, शॉर्ट नोट ही आता है उसके ऊपर हमेशा ही। तो आप ध्वनि कर लीजिए, रसा थ्योरी जो है वो देख लीजिए, ऊपर कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं। तो एटलीस्ट शॉर्ट नोट के हिसाब से अपना आंसर प्रिपेयर रखिए कि अगर ये आता है मेरे को शॉर्ट नोट में, तो मेरे पास ये 4-5 पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा या कर दूंगी। उसको छोड़ के फिर आपका आता है सेकंड ब्लॉक जो है मेनली क्लासिकल। क्लासिकल में बहुत ही सिंपल है, क्लासिकल सबसे इजी मेरे को लगता है, क्योंकि इसमें आपके पास आपको पता है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। होता है ना कि आप पहले से ही आपको पता होता है, तो इसमें यही चीज़ है। प्लेटो एंड एरिस्टोटल, ये दोनों ऐसे हैं कि आप दोनों को कॉन्ट्रास्ट में जब रख के चलेंगे ना, आपका आंसर बहुत स्मूथ चलेगा। जैसे कि प्लेटो ने कभी भी पोइट्री को, आर्ट को प्रेज नहीं किया है, वहीं जो प्लेटो के स्टूडेंट थे एरिस्टोटल, उन्होंने हमेशा ही पोइट्री को प्रेज किया है। उन्होंने बोला है कि पोइट्री एक हायर फॉर्म है किसी भी आर्ट में या फिर लिटरेचर में हम बोल सकते हैं। तो वो पोइट्री को प्रेस करते हैं, आर्ट को प्रेस करते हैं। प्लेटो का मानना था कि जो आर्ट है वो हमें रियलिटी से दूर कर देती है, वहीं एरिस्टोटल का मानना था कि थ्रू आर्ट, थ्रू पोइट्री हम रियलिटी के, वर्ल्ड के और ज़्यादा करीब पहुंच जाते हैं। तो दोनों के कॉन्ट्रास्ट में देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। उसके बाद प्लेटो बोलते हैं कि जो रियलिटी है वो दो गुना दूर हो जाती है। जैसे कि उन्होंने बोला कि एक वर्ड है जो कहीं और रन करता है, दूसरा वर्ड जिसमें हम रहते हैं, और उसके बाद तीसरा वो जो कोई लिखेगा या फिर ड्रॉ करेगा। तो उसका मतलब क्या हुआ, जो चीज़ें लिखी गई हैं वो एग्जैक्ट रियलिटी से 2 गुना दूर हो चुकी है, ट्वाइस रिमूव हो चुकी है रियलिटी से। वहीं एरिस्टोटल उसके फेवर में थे कि उसी के थ्रू हम वर्ल्ड को परसीव कर पाते हैं। उसके बाद एरिस्टोटल की बात आती है। ये तो था एक कंपैरिजन। अब आप देख लीजिए, अगर आपके पेपर में एरिस्टोटल आता है तो फिर आप पॉजिटिव चीज़ें उसमें डाल दीजिए कि एरिस्टोटल इसके फेवर में थे, इन्होंने ये कहा वो कहा, आर्ट को प्रेज किया। 2 चलन अपनी तरफ से लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस ये याद रखना कि आप फेवर में बोल रहे हैं। एरिस्टोटल की अगर बात हो रही है तो, अगर प्लेटो की बात हो रही है, आप फेवर में नहीं लिख सकते हैं अपना आंसर कि एरिस प्लेटो ने इसको प्रेज किया है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ें माइंड में रखना। उसको छोड़ के एरिस्टोटल के क्वेश्चन में बार बार आता है कि उनके 6 एलिमेंट्स कौन से हैं जो ट्रेजेडी में बता रखे हैं। तो 6 एलिमेंट, जैसे कि उन्होंने बताया कि कैरेक्टर होता है, डिक्शन होता है, स्पेक्टिकल्स होते हैं, म्यूजिक होता है। तो ये जो 4-5 उनके 6 एलिमेंट्स हैं, आप उन 6 एलिमेंट्स को रट लीजिए, बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए। उससे रिलेटेड एक वीडियो डाली थी मैंने लास्ट ईयर आई थिंक, उसमें पूरा एक क्वेश्चन भी है, एक पूरा क्वेश्चन ही था, मैं रीड आउट ही किया था बस। उसके ऊपर मुझे बहुत क्रिटिसाइज कर दिया था कि आप रीड आउट कर रहे हो। ऑब्वियसली वो एक सिर्फ एक आंसर प्रोवाइड किया था, उसकी हिंदी में एक समरी अलग से पड़ी हुई है, तो आप उसे देख सकते हैं। खैर वो तो थी ऑफ टॉपिक। तो हाँ, आप वो अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इस पे बहुत बार शॉर्ट नोट आता है कि आपको कैरेक्टर के ऊपर लिखना है, डिक्शन के ऊपर लिखना है, या फिर म्यूजिक के ऊपर लिखना है। तो मेक श्योर कि आप इन चीज़ों को पढ़ के जा रहे हैं। उसको छोड़ दिया जाए तो फिर आपका आता है रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म बहुत ईजी है। बहुत ईजी क्यों है, क्योंकि रोमांटिक्स के कुछ ही मेन आइडियाज थे। जैसे कि 1 है कि रोमांटिसिज्म क्या बात करता है कि जो ह्यूमन है वो वर्ल्ड के करीब रहे। तो मेन चीज़ तो उनका यही है, मेन आर्ग्यूमेंट उनका यही है कि ह्यूमन को वर्ल्ड के करीब होना चाहिए। जो पोइट्री है वो नेचर से करीब होनी चाहिए, नेचर से रिलेटेड होनी चाहिए। सेकंड आर्गुमेंट है इनका कि जो पोइट्री की लैंग्वेज होती है वो बहुत ही रस्टिक होनी चाहिए, जो गांव के लोगों की होती है, शेफर्ड्स की होती है, कॉटेज की होती है, कॉटेज के लोगों की। तो उस तरीके की लैंग्वेज होनी चाहिए, बहुत सुपरफिशियल नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पोइट्री लिखी जा रही है वो उन लोगों के लिए लिखी जा रही है जो रस्टिक लाइफ में रहते हैं, क्योंकि नेचर के करीब वही रहते हैं। हसल वसल की लाइफ में तो रस्टिक लोग नहीं रहते हैं ना। तो उस चीज़ को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो रस्टिक लाइफ होनी चाहिए। पोइट को अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करना चाहिए। हर जगह रीज़न और लॉजिक नहीं चलता है, क्योंकि रीज़न और लॉजिक से पोइट्री कभी भी स्मूथ नहीं बन सकती है। आर्ग्यूमेंट थे जो रोमांटिसिज्म बोलता है। कोई भी क्वेश्चन आ रहा है रोमांटिसिज्म का, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, आप उसमें डाल दीजिए, 3 एक्सप्लेन कर दीजिए। ट्रस्ट में आपको हाफ मार्क्स तो पक्का ही मिल जाएंगे, क्योंकि 3 पॉइंट ऐसे हैं जो रोमांटिसिज्म में ही फॉलो होते हैं, उसी में आते हैं। प्लस आप ये भी लिख सकते हैं कि जो रोमांटिसिज्म था वो जूडो क्लासिकल
जो उससे पहले का पीरियड था उनकी पोइट्री के अपोजिट में चला था। जूडो क्लासिकल क्या बोलता था कि हर एक चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज एकदम आर्टिफिशियल होनी चाहिए, मेटाफर हो, सिमिली हो, डिक्शन हो, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो। तो रोमांटिसिज्म ने क्या बोला कि नहीं, हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती है, उसी के अपोजिट में रोमांटिसिज्म आया था। तो आप सिंपली बोल दीजिए कि इसके अगेंस्ट रोमांटिसिज्म में स्टार्ट हुआ, तो रोमांटिसिज्म ने ये वाले आर्ग्यूमेंट्स दिए थे। सिंपल हो गया, आपकी लाइफ सॉर्टेड हो गई। उसके बाद आता है आपका न्यू क्रिटिसिज्म से रिलेटेड, एलियट से रिलेटेड। तो एलियट से रिलेटेड दो ही क्वेश्चन है, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी प्लस ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या होता है कि जो भी चीज़ें दिखाई जा रही है सीक्वेंस में, उनका ऑब्जेक्ट के साथ कोई ना कोई रिलेशन रहे। इसमें इन्होंने एग्जाम्पल दिया था हैमलेट का। उसको छोड़ के आपके पास है रिचर्ड्स। रिचर्ड्स ने कौन कौन से आर्ग्यूमेंट दिए। देखो ये वाला जो टॉपिक है ना, जो कि न्यू क्रिटिसिज्म में आता है, इसमें आप बनाकर नहीं लिख सकते हो क्योंकि ये टू द पॉइंट बात करता है। जैसे आइए रिचर्ड्स ने क्या बोला है, उनके टॉपिक है, उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं 6-7, वो आपको एक्सप्लेन करने हैं, आप उसमें बना नहीं सकते हो। रोमांटिसिज्म में आप बना के लिख सकते हो, फेमिनिज्म में आप बनाकर लिख सकते हो। उसके बाद बात आती है विमसेट की। विमसेट ने क्या बोला है, या फिर इंटेंशनल फैलेसी, अफेक्टिव फैलेसी। ये बहुत ही इजी टॉपिक है। कुछ ऐसा टॉपिक पकड़िए जो इजी है और बार बार आते हैं, जैसे कि इंटेंशनल फैलेसी, अफेक्टिव फैलेसी। ये बहुत बार आता है। इसमें क्या है कि इंटेंशन को लेके अगर आपने किसी वर्क को क्रिटिसाइज किया है तो वो एक फैलेसी होती है। फैलेसी मतलब एक गलत तरीके से किया हुआ कोई भी वर्क आपका। तो आपने अपने माइंड में परसेप्शन बना लिया कि शेक्सपियर इसी तरीके से वर्क करेंगे, तो उस तरीके से आपने शेक्सपियर के दूसरे वर्क को जज कर दिया, तो वो आपकी फैलेसी थी, वो आपकी गलती थी। अफेक्टिव फैलेसी कि मैंने आज कोई बुक पढ़ी और उस बुक को पढ़ने के बाद मेरे ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, मैंने उसके बेसिस पे अपनी एक थ्योरी दे दी कि मैंने वर्क को क्रिटिसाइज कर दिया। तो ये भी आपकी एक फैलेसी हुई, क्योंकि जो वर्क मुझे आज इम्प्रेस कर रहा है, हो सकता है वो मुझे परसों इम्प्रेस ना करे या फिर 10 साल इम्प्रेस ना करे, 10 साल बाद। तो ये क्या हुआ, अफेक्टिव फैलेसी है, क्योंकि टाइम बदलता रहता है, हो सकता है आपके ऊपर वो वर्क ना करे, मेरे ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करे। तो इस तरीके से आप किसी भी वर्क को जज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्लॉक आपका है मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म में बहुत ही टफ क्वेश्चन आता है, क्योंकि मार्क्सिज्म में एक क्वेश्चन आता है, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी बतानी है। अब आइडियोलॉजी में आप एक सिंपल, एक स्मूथ सा, एक बड़ा सा आंसर प्रिपेयर कर सकते हो और लिख सकते हैं कि मार्क्सिज्म ने बोला है कि ऐसा होना चाहिए, जो सोसाइटी है उसमें जो डिफरेंस है उसको ख़त्म कर देना चाहिए, ऐसे वैसे होना चाहिए। तो मार्क्सिज्म का टॉपिक मुझे कभी पसंद नहीं था, तो मैं नहीं आपको एडवाइस करूँगी आप मार्क्सिज्म पढ़िए, क्योंकि मार्क्सिस्ट थ्योरी बहुत ही बकवास लगती है पर्सनली मुझे, क्योंकि मुझे वो चीज़ें समझ में ही नहीं आती है। नो मैटर मैं उसे कितनी बार पढूँ। तो आप देख लीजिए, अगर आपको आती है आप उसे अच्छे से कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अभी भी बचे हुए हैं। उसको छोड़ने की बात आती है फेमिनिज्म की। फेवरेट टॉपिक है फेमिनिज्म में। बीइंग एज अ गर्ल आप बहुत सारी चीज़ें उसमें लिख सकते हैं, और अगर लड़के देख रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने अपनी लाइफ में ज़रूर सुना होगा, कोई ना कोई आपको टोंट मार ही रहा होगा, तुम नहीं समझोगे, ये हमारी बातें हैं। तो ऐसी चीज़ें जो बहुत सारी होती है कि वेमेन और फीमेल के बीच में बहुत डिफरेंस होता है। एक होता है सोसाइटी ने बनाया है, फीमेल जो है वो बाय बर्थ होता है, कोई भी इंसान, जैसे मेल और फीमेल बाय बर्थ है, लेकिन मैन एंड वुमेन सोसाइटी ने बनाया। सोसाइटी ने बोल दिया कि वुमेन का एक ये एरिया है, इसे इसी में वर्क करना है, सिट लाइक ए वुमेन या फिर बिहेव लाइक ए वुमेन। तो वो क्या है, वो सोसाइटी ने क्रिएट किया है, बाय बर्थ नहीं था। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। इसमें एलेने शॉल्टर का जो वर्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें उन्होंने गायना क्रिटिसिज्म की एक बात करी है, वो टर्म आप अच्छे से करके जाना। उसको छोड़ के वुllstonecraft का जो वर्क है वो भी इंपॉर्टेंट है, कुछ हार्ड नहीं है। अगर आपको लगता है ना अभी वीडियो देखने के बाद भी कि बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं, ट्रस्ट में आप सिंपली समरी देखोगे ना वीडियो पे जाके, उसके बाद आपकी लाइफ सॉर्टेड है। आपको एटलीस्ट एक आइडिया हो जाएगा बाय वन रीडिंग, एक रीडिंग के बाद भी वो हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप समरी पढ़ के जा रहे हैं। उसके बाद बात आती है आपकी रिकंस्ट्रक्शन। आता है, बहुत ही टफ टॉपिक है, इतने क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं। अगर आप देखोगे पेपर को एनालाइज करोगे, इसमें कुछ मेन से डिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड टॉपिक दे रखे हैं, आप उन्हें करके जा सकते हैं। जैसे इसमें स्ट्रक्चरलिज्म आता है, स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर आप देख लीजिए, या फिर कभी कभी आता है कि इसका और उससे सोशल की बात करते हैं इसमें, तो कि बोला गया है कि कैट का वर्ड है तो कैट और उस वो जो वर्ड CAT लिखा गया, दोनों का कोई लिंक नहीं है। तो इसमें जो क्वेश्चन होता है बहुत ही ऐसे जनरल नहीं होता वो बिल्कुल भी, उसमें आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा विद एग्जांपल्स। तो ये यूनिट बहुत हार्ड पड़ती है। आप ऐसे लेके चलिए कि आएगा तो इतना है मेरे पास, मैं इतना लिख सकती हूँ उसमें। उसको छोड़ के फिर आता है आपका कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी में भी कुछ चीज़ें इजी हैं, जैसे कि आपका साइको एनालिसिस इजी है, जिसमें आपने मेनली आपको सिगमंड फ्रॉइड के बारे में बताना है, लकान के बारे में वर्क करना है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड किस तरीके से वर्क करता है। कुछ चीज़ें हम सप्रेस करते हैं तो वो अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस में चली जाती है, लेकिन ड्रीम्स के थ्रू हम उन्हें देखते हैं। और फ्रॉइड ने इन चीज़ों को प्रूफ भी किया था एक एग्जाम्पल से, कि एक बच्चा था जिसके साथ पहले कोई ट्रॉमा हो चुका है, तो उसे बार बार वही चीज़ें हॉन्ट करती हैं थ्रू द ड्रीम्स। ड्रीम्स का मेन
मोटिव क्या है कि कॉन्शियस माइंड उस चीज़ को भूल गया है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें अभी भी हैं। उसको छोड़ के इसी में आता है आपका पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म मेनली स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट में हुआ था, वो आपको पता है। उसको छोड़ने के बाद इसमें एक मेन टॉपिक है जो है स्पिवाक का। स्पिवाक, होमी भाभा और एडवर्ड सईद, ये 3 ऐसे हैं जो कई बार आते हैं और इतना कुछ हार्ड नहीं है। सईद ने क्या बात करी है, ओरिएंटलिज्म, ओरिएंट्स एंड ऑक्सीडेंट की बात करी। ओरिएंटलिज्म में कि जो ओरिएंट है वो ऑक्सीडेंट को किस तरीके से पोर्ट्रेट करते हैं, वेस्ट के लोग जो हैं वो ईस्ट के लोगों को किस तरीके से सैवेज दिखाते हैं कि हमें उन्हें सिविलाइज करने की ज़रूरत है, वो सिविलाइज बिल्कुल भी नहीं है, हमें ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना चाहिए, इनको इसी तरीके से प्रूव करो। उन्होंने जो बुक्स लिखी हैं, जो ईस्ट के ऊपर जो बुक्स लिखी गई हैं वो बुक्स वेस्ट के लोगों ने लिखी हैं, तो वेस्ट ने अपने हिसाब से हमें पोर्ट्रेट कर दिया कि हम सैवेज हैं, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो वो चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद भाभा की थ्योरी है इसमें, उसके बाद आती है स्पिवाक। भाभा के ऊपर इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप कभी भी देख लीजिए, स्पिवाक के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। स्पिवाक ने एक थ्योरी दी है, कैन द सबऑल्टर्न स्पीक, आई थिंक यही थ्योरी का नाम है। तो उस ऐसे में इन्होंने क्या वर्क किया कि जो सबऑल्टर्न लोग हैं, सबऑल्टर्न कौन, जो भी बोल नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते इन द सेंस कि उन्हें सप्रेस किया गया है, जो मार्जिनलाइज पीपल हैं, जो हमेशा ही सोसाइटी के आउटर पे रहते हैं, फ्रेमवर्क के बाहर रहते हैं, उन्होंने कोई बोलने ही नहीं देता उनको कोई। क्यों? क्योंकि लोग उन्हें सप्रेस कर रहे हैं। तो उन्होंने एक थ्योरी दी कि इन लोगों को जो सप्रेस किया जाता है, क्या वो बोल सकते हैं? ऑब्वियसली वो बोल सकते हैं, अगर वो अपने आप को असेंबल करे और एक आवाज़ उठाए। तो उसमें उन्होंने यही बात करी है कि लोग उन्हें सप्रेस करते हैं, क्यों करते हैं, मार्जिनाइज है इसलिए हैं। हो सकता है वो कास्ट से रिलेटेड हो, क्लास से रिलेटेड हो, या फिर एज ए विमेन। विमेन कई तरीके से मार्जिनाइज होती है। विमेन एक तो जेंडर की वजह से साइड हो गई कि मेल पहले आ गया, फीमेल बाद में आएगी। उसके बाद वो सोसाइटी में भी अलग हो जाती है। उसके बाद अगर वो ब्लैक है तो ब्लैक और वाइट के ऊपर भी अलग अलग सीन हो जाता है कि ब्लैक अलग है, वाइट अलग है। तो इसी चीज़ को उन्होंने अपनी इस थ्योरी में प्रूव किया है। तो आई थिंक वीडियो का एंड यहाँ पे कर देते हैं, ऑलरेडी लंबी वीडियो हो गई है। अभी भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कौन से टॉपिक पे आपको डील ज़्यादा करना है, फोकस ज़्यादा देना है, डोंट फॉरगेट, कभी भी हिचकना मत, कभी भी ऐसे मत सोचना कि आप कमेंट करोगे रिप्लाई नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली आपको रिप्लाई मिलेगा, हो सकता है थोड़ा बहुत लेट हो जाए पर मिलेगा ज़रूर। और हर टॉपिक पे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए मैं कमेंट को प्रेफर करती हूँ कि कमेंट में एटलीस्ट मैं आपको बता सकूँ। अगर पहले से वीडियो है तो मैं उसे आपको लिंक प्रोवाइड कर सकूँ। सो अच्छे से पेपर करना चाहिए, तैयारी करना। एंड बाय बाय।